हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। तो इस बार जो इंटर लॉ का पेपर होने जा रहा है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उस पेपर के लिए, यानी कि वो टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि उनके हाई चांसेस हैं टॉपिक्स के एग्जाम में आने के। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 2 में से आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में आपका जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है, चेंज जो होता है कि अगर चेंज करवाना हो एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम तो फिर उसके लिए जो है 60 डेज का टाइम होता है रिजर्व करने का। नई कंपनी के लिए जो है 20 दिन का होता है। और इसी में आपका एक सेक्शन 16 आता है रेक्टिफिकेशन का, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या हो सकता है आपका क्वेश्चन कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है ऑफिस, या फिर सेम स्टेट में चेंज हो रहा है ऑफिस लेकिन जुरिस्डिक्शन अलग है आरओसी का, यानी कि अलग आरओसी के अंडर जा रहा है, तो फिर उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे हमारे, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 में से जो है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन सारे कि इशू कैसे होता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, और साथ में प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या पनिशमेंट होती है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, तो ये वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर 4 में से राइट्स इशू, बोनस इशू, बायबैक और शेयर कैपिटल जो है रिड्यूस कैसे की जा सकती है थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, उसके क्या प्रोविजंस होते हैं रिड्यूस के, बायबैक के क्या प्रोविजंस हैं, बोनस इशू के, राइट्स इशू के, तो ये आपके चैप्टर 4 में से आ सकते हैं, हाई चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 5 में से जो है अमाउंट्स नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, जिसमें आपके 18 से 19 अमाउंट्स हैं जिनको डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाता। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो है केस स्टडी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से चार्जेस के रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, और रेक्टिफिकेशन कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करवाना हो तो फिर उसके क्या स्टेप्स होते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में से ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से आपके एजीएम और ईजीएम के प्रोविजंस, साथ में मीटिंग्स के कोरम के क्या प्रोविजंस होते हैं, नोटिस के क्या प्रोविजन होते हैं, इसके बाद सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर आपका, और टाइप्स ऑफ वोटिंग, कितने टाइप्स की वोटिंग होती है, उनके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस होते हैं वोटिंग को कंडक्ट करवाने के। तो चैप्टर नंबर 7 में से ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से जो है हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से आपका जो है डिविडेंड कंपनी जो है अगर लॉस होने के बाद भी या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होने के बाद भी देती है तो फिर क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं कंपनी को, तो वो वाला टॉपिक। चैप्टर नंबर 9 में सबका सीएसआर इंटरनल ऑडिट का सेक्शन 138, सीएसआर का सेक्शन 135 और साथ में सेक्शन 136 और 137। देखो 136 और 137 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसके बारे में है कि जो कंपनी है अगर उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी भेजनी हो अपने मेंबर्स को तो कैसे भेज सकती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करवाना है रजिस्ट्रार के पास तो वो कैसे कर सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 9 में से आपके ये 4 टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 10 में से आपका ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के प्रोविजन और डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन, ठीक है, और वो मैटर्स जो कि ऑडिट रिपोर्ट में एक ऑडिटर को स्टेट करने होते हैं, तो कौन कौन से मैटर्स होते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से इनके ऊपर एक केस स्टडी क्वेश्चन या फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अच्छा खासा। फिर लास्ट में आपका अदर लॉज में जो है नेगोशिएबल में से आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, मैच्योरिटी, एंडोर्समेंट्स एंड डिसऑनर ऑफ चेक्स, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक्स आपके 4 टाइप्स की क्रॉसिंग हो गई, ठीक है। मैच्योरिटी के प्रोविजन, एंडोर्समेंट्स में आपके टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट्स, और डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138 और उसके आगे के जो प्रोविजंस है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में। अब देखो इंपॉर्टेंट है, करने हैं आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही करके जाओगे एग्जाम में, नहीं। हाई चांसेस है कि इनमें से जो है क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको बाकी टॉपिक्स भी अच्छी तरह करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये 10 टॉपिक कराओ और बोल दो कि हाँ जी हमारा सिलेबस तो हो गया अब हम पास हो जाएंगे, नहीं, ये तो करने ही करने हैं, साथ में बाकी भी करने हैं।